हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। क्लैट 2024 की प्रिपरेशन पिनाका लॉ सेंटर पे चल रही है। एग्जाम 3 दिसंबर को है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट। तो सबसे पहला अपना क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट में टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन। मैं आपके साथ एडवोकेट सुधीर अहलावत। आज हम क्या पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग, और साथ में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटीज। आज हमारे ये दोनों टॉपिक रहने वाले हैं, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2, और साथ में थोड़ा बहुत क्रिमिनल लॉ की इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आज अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करें क्रिमिनल लॉ, तो हम इसको क्रिमिनल लॉ या क्राइम से रिलेटेड ही क्यों सोच रहे हैं? और अगर हम क्राइम से रिलेटेड सोच रहे हैं तो क्या दूसरा उसके अपोजिट साइड में भी कोई लॉ है? अगर हम इसको क्रिमिनल लॉ बोल रहे हैं तो अपोजिट दूसरी तरफ जो लॉ है उसको क्या बोलेंगे? तो समझना होगा कि पहले है क्या। तो बेसिकली लॉ को दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्रिमिनल लॉ, ये थोड़ा सा एक बार इरेजर कर लूं, एक बार 2 मिनट। ठीक है। और सेकंड होता है सिविल लॉ। बेसिकली हम लॉ को इन दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप मोटा मोटा देखें तो जितने भी हमारे लॉ हैं वो इन दोनों के अंदर फिट हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात, क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ, तो हम डिफरेंस कैसे करते हैं कि भाई कौन सा सिविल होगा कौन सा क्रिमिनल होगा? तो पॉइंट नंबर 1, आप खुद एक बार सोच के देखो, क्रिमिनल लॉ कौन से लॉ होंगे? भाई क्राइम हो गया, यानी कि ये क्राइम से डील करते हैं, क्राइम से डील करते हैं। अब क्राइम हो गया, क्रिमिनल लॉ है, क्राइम क्या है और कैसे क्या होगा, इसको समझो एक बार। हमने किसी चीज को, किसी भी ऑफेंस को, किसी भी रॉन्ग को, रॉन्ग समझो पहले। ऑफेंस तो ज्यादातर हम क्रिमिनल लॉ के लिए यूज करते हैं, बट नॉर्मल अगर एक दोनों के लिए एक ऐसी चीज टर्म यूज करी जाए जो सिविल में भी और क्रिमिनल लॉ में भी बैठेगी, तो वह है रॉन्ग। किसी के साथ कुछ गलत करना, तो रॉन्ग। तो ऐसा रॉन्ग, कुछ ऐसा गलत होना जो कि किसी सोसाइटी को इफेक्ट करता हो, कि या किसी आपको, आपने किसी एक इंडिविजुअल के साथ है लेकिन वो एज अ सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा हो, वो स्टेट को इफेक्ट कर रहा हो, या वो एक पूरा पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा हो। पब्लिक एट लार्ज एक तरह से सोसाइटी हो गई, यानी कि किसी ने, ए पर्सन ने बी के साथ ही कुछ किया, कोई रॉन्ग किया, कुछ गलत किया, और वो सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं क्राइम। सोसाइटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है? मान लो ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब कहने में तो आ गई भाई ए और बी का ही आपस में कुछ था, लेकिन इसका तो मर्डर हो गया। अब ये सोसाइटी और स्टेट को कैसे इफेक्ट कर रहा है या पब्लिक को कैसे इफेक्ट कर रहा है? अगर कोई इंसान ए बी का मर्डर कर दे और सोसाइटी में जो आसपास जितनी सोसाइटी रहती है, जितने लोग रहते हैं, और इवन स्टेट से आप समझो गवर्नमेंट समझो, तो क्या ये सब लोग जो बी का कुछ भी बी के साथ हो गया है, क्या दूसरे लोग भी
एक तरह से डर के अंदर नहीं चले जाएंगे? फियर नहीं हो जाएगा सोसाइटी के अंदर? कल को ये भी डर नहीं होगा भाई हमारे साथ हो गया तो कौन हमको हेल्प करेगा, और हमारे साथ कुछ भी रॉन्ग होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हमारे साथ है खड़ा कौन है हमारे हेल्प करने के लिए? तो ऐसा कुछ हो जाना, मर्डर या कुछ ऐसा थेफ्ट या जितने भी ऐसी चीज हैं जो सोसाइटी को डरा देती हैं, सोसाइटी के अंदर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है आपस में ही लोगों में कि ये क्या हो गया। एक डर पैदा हो जाता है कि ये तो गलत है, सबको लगता है कि गलत ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हुआ है, तो पूरी सोसाइटी के साथ ही कुछ गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ऐसी चीजों को जो सोसाइटी, पब्लिक एट लार्ज को और सीधा स्टेट को ही, अच्छा स्टेट का काम क्या है, गवर्नमेंट का जो किसी स्टेट को संभालती है उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और अगर कोई इंसान मर्डर कर दे तो भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे हो रहा है? तो ये सीधा स्टेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी जिम्मेदारी थी एक सोसाइटी को फंक्शनल तौर पे कंट्रोल करना और चलाना एक स्टेट को, और आज स्टेट चल ही नहीं पा रहा। तो एक स्टेट एक सोसाइटी को और एक एरिया को सही से चला ही नहीं पा रहा, तो ये सीधा सीधा इन चीजों पे क्वेश्चन खड़ा कर देता है। ऐसे रॉन्ग, ऐसे एक्ट, ऐसी हरकतें, तो ऐसी हरकतों को, ऐसी रॉन्ग को क्राइम कहा जाता है। अब यहीं पे आ जाओ सिविल पे। अब सिविल में क्या होता है, इसमें तो सोसाइटी एट लार्ज के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, इसमें रॉन्ग होता है पर्सनली किसी एक पर्सन को ही, और वो सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करता। पर्सनली लेवल पे क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल पे को कह सकते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल, एक पर्सनल, एक बंदे के साथ ही कुछ रॉन्ग हुआ है। जैसे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था। क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि सर मैं आपको 100 रुपए दूंगा और आप 100 के बदले बी क्या देगा मेरे को, बी मेरे को कोई एक्स आइटम देगा। उन्होंने 100 रुपए दे दिया और उन्होंने वो आइटम एक्स आइटम नहीं दिया। तो यानी कि एक तरह के दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये दो लोगों की ही बात है आपस में कि भाई मेरा पैसा, या तो मेरा पैसा वापस दे दो अब, या आप मेरे को क्या नाम है वो आइटम ही दे दो। तो यहां दो क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे और ये दो लोगों के बीच की बात है। और अगर कोई सोसाइटी में कोई सी डी ई कोई और भी इंसान है तो वो क्या बोलेंगे, भाई हमारा कोई मतलब नहीं इस चीज से, आपका 100 रुपए और आइटम की बात थी, आप लेना देना कर लो, सेटलमेंट कर लो, कैसे करना है। लेकिन क्या मर्डर होने के बाद ऐसे बोलते हैं भाई हमें कोई मतलब नहीं, आपस में कर लो, ऐसे नहीं होता। तो यहां पे मेनली डील होता है दो पर्सनल इंडिविजुअल के बीच की एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की बातें चल रही हो, तो आपस में पर्सनल एग्रीमेंट में कोई दिक्कत आ गई, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आ गई, तो वो क्या होता है, एक पर्सनल रॉन्ग होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही कुछ रॉन्ग होता है। तो ऐसे रॉन्ग को सिविल लॉ के अंदर डील किया जाता है। अब ये इसमें क्या आ जाते हैं, चलो दोनों के एग्जांपल देखते हैं। क्रिमिनल में क्या क्या आता है, क्रिमिनल के अंदर आईपीसी के अंदर जितनी सेक्शन है वो आते हैं, जितने भी आईपीसी के अंदर एक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है कि ऐसी एक्ट को ये कहेंगे और इस एक्ट की ये सजा होगी। तो आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, ऐसी पीनल कोड मतलब जो जिसके अंदर सजा और लॉ को डिफाइन किया हुआ है, ऑफेंस को डिफाइन किया हुआ है। और क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भाई पैसों का जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम चलता है वो भी एक तरह का क्राइम है। प्रिवेंशन अगेंस्ट करप्शन, करप्शन वाला भी एक क्राइम है। एनडीपीएस, नारकोटिक्स ड्रग्स वाला, एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंस मतलब ड्रग्स व्रग्स का काम करना एनडीपीएस वाले एक्ट के अंदर आता है। तो ये भी एक क्राइम है। ये सारे क्राइम्स डील होते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं, मैक्सिमम ज्यादातर क्राइम्स आईपीसी के अंदर डिफाइन है। बाकी कुछ अगर स्पेशल क्राइम्स को डिफाइन किया गया है तो उनके लिए स्पेशल अलग से एक्ट बना दिया है। जैसे आईपीसी के अंदर मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, किडनैप सब आ जाता है। लेकिन
पीसीए, पीएमएलए, एनडीपीएस, ये स्पेशल एक्ट्स बने थे किसी स्पेशल एक एक्ट को, डूइंग को, ओमिशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे ड्रग्स के लिए एनडीपीएस बन गया, पीएमएलए बन गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, करप्शन के लिए पीसीए बन गया। ऐसे ही क्या नाम है, और भी आप जितने सोच सकते हैं, पोक्सो चिल्ड्रंस के साथ क्या नाम है, जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो, तो ये चिल्ड्रन के लिए बन गया। तो ये सारे क्राइम्स के एक्ट स्पेशल एक्ट्स हो गए, लेकिन एक सबसे बड़ा एक्ट इंडियन पिनल एक्ट कोड है ही। वहीं पे आप अगर सिविल लॉ में समझो कौन कौन से आ सकते हैं, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, टॉर्ट आ सकता है, मैट्रिमोनियल केस आ सकते हैं। मैट्रिमोनियल जैसे डाइवोर्स वाला या फिर बच्चों की कस्टडी वाला, है ना। क्यों? क्योंकि अगर किसी को डाइवोर्स भी लेना है तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग नहीं है, दो लोगों आपस का ही इंडिविजुअल प्राइवेट अफेयर है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप समझ गए होंगे, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ये टॉर्ट, अब ये टॉर्ट क्या है? तो टॉर्ट एक ऐसा रॉन्ग है जो दो लोगों के बीच में ही प्रॉब्लम खड़ी हुई है, लेकिन इनमें ना एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये ऐसे इंडिविजुअल रॉन्ग्स हैं जिसके अंदर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वैसे अब कह देगा भाई ए और बी, भाई हमारे बीच में तो 100 रुपए लेना और एक्स आइटम देने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन टॉर्ट में क्या होता है, भाई हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैं तेरे को 100 रुपए क्यों दूं? तो ये टॉर्ट एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर भी कोर्ट या सोसाइटी या जो जुडिशियल सिस्टम कहता है कि नहीं आपको पे करना पड़ेगा। सोच के देखो कैसे, है ना। एग्जाम्पल बताना एक बार कमेंट में, नहीं तो अभी मैं आपको चलो बताता हूं, आप थोड़ा सोचो। टॉर्ट, सोचो, TORT। मान लो ये एक एरिया है और एक ये एरिया है, ये ए का है, ये बी का है। ए जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, वो अपने एरिया में कुछ कर रहा था। मान लो इसने यहां पे हैंड पंप लगा रखा है। अब वो हैंड पंप इसने खुला छोड़ दिया, नेग्लिजेंस कर दिया, भूल गया, और यहां का बहुत सारा पानी बी के एरिया में इकट्ठा हो गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बी का एरिया में अगर कुछ भी प्लांट था वो प्लांट खत्म हो गए, मर गए, डेड हो गए। अब बी कहता है ए से कि आपकी एक्ट की वजह से, आपकी हरकत की वजह से मेरा ये खत्म हो गया है, आप मेरे को कुछ पे करें, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ। बी बोला भाई मेरे साथ तेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये खत्म हो गया, मेरे को नहीं पता, गलती हो गई थी, अब बात ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पे जो नेग्लिजेंस है उसको टॉर्ट बोला जाता है, कि बेशक कोई एग्रीमेंट ना हो दो लोगों के बीच में, लेकिन यहां पे एक रॉन्ग माना जाएगा। और ऐसे केसेस को डील करने में टॉर्ट एक तरह से जो है वो पढ़ा जाता है। आगे हम आने वाले जैसे तो क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जब हम टॉर्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक टॉर्ट समझाने का तरीका था कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन दो लोगों के बीच में फिर कंपनसेशन दिया जाता है एक दूसरे को, कि भाई चलो आपका कोई नुकसान हो गया मेरी वजह से, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन मैं आपको उस चीज का कुछ, आपको जो नुकसान हुआ है मैं उसका कंपनसेट कर दूंगा आपको। वो सारे केसेस जो हमें वो टॉर्ट कहलाते हैं। अब क्रिमिनल लॉ में एक पॉइंट और समझो कि अगर क्रिमिनल लॉ में कुछ क्राइम होता है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। एंड रिजल्ट जो होता है वो होता है इम्प्रिजनमेंट या फाइन लगाना। इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल या फाइन,
डिपेंडिंग ऑन कि भाई ऑफेंस कितना बड़ा था। वहीं पे दो लोगों के बीच में अगर कोई है चीज है, जैसे सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो गया, भाई तू 100 रुपीज मेरे से ले लिए और तूने मेरे को एक्स आइटम नहीं दिया, तो सिविल केसेस में कैसे डील होता है? सिविल केसेस में क्या डील होता है, या तो आप 100 रुपीज वापिस दे दो या फिर आप आइटम एक्स दे दो, इसी तरीके से डील होता है। या अगर आप नहीं दे सकते तो कुछ कंपेंसेशन दो या डैमेजेस दे दो, भाई 100 रुपए तो दो साथ में कुछ डैमेज दो, क्योंकि 100 रुपए आपने 2 महीने से ले रखे हैं और तो 2 महीने से कुछ भाई उसको उस 100 रुपए नहीं मिले वापस और आपने उसको एक्स आइटम भी नहीं दिया, तो उसको कुछ नुकसान हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करो, उसको डैमेजेस भी बोल गया। तो सिविल में एंड रिजल्ट ये होता है और क्रिमिनल में होता है इम्प्रिजनमेंट या फाइन। अब आपको अगर क्रिमिनल लॉ आपको समझ में आया हो कि भाई क्रिमिनल लॉ है क्या, क्राइम क्या है, और दूसरी अपोजिट तरफ चीज क्या थी कि सिविल था, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिमिनल। अब क्रिमिनल लॉ का मेन पर्पस क्या है? अगर ये चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि कोई ए इंडिविजुअल बी के अगेंस्ट कुछ कर दे और वो एक तरह से सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाए, तो ये लीगल सिस्टम जो है क्रिमिनल लॉ का सिस्टम, क्रिमिनल लॉ का लीगल सिस्टम का पर्पस क्या है? मेन इसका मेन पर्पस है कि उस एक्ट को या ओमिशन को, कुछ करना या ना करना, कई बार क्या होता है कुछ ना करने की वजह से किसी को नुकसान हो जाता है, तो उस करना या ना करना को फाइंड करना, पता करना कि वो कैसे क्या किया है, ताकि हम उसको क्राइम की पर्टिकुलर डेफिनेशन में फिट कर सके, क्राइम को डिफाइन कर सके कि वो क्या चीज उसने क्राइम करी है, देन क्या किया जा सके, उनको सजा तक पहुंचाया जा सके या जस्टिस दिलवाया जा सके, जिसके साथ, जिस इंडिविजुअल के साथ कुछ हुआ हो, जस्टिस तक पहुंचना, तक पहले क्राइम तक उस एक्ट को फाइंड करना कि वही वो हुआ क्या है, कौन सा क्राइम हुआ, फिर उसी हिसाब से जस्टिस देना। ये पूरा क्रिमिनल लॉ का लीगल सिस्टम का पर्पस रहता है। अब इसमें क्राइम जो है वो डिफाइन कौन कौन करता है? डिफाइन यूनियन गवर्नमेंट भी कर देती है। यूनियन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कुछ एक्ट को, कुछ हरकतों को क्राइम बता रखा होगा। कई बार क्या होता है पर्टिकुलर स्टेट भी कहता है भाई हमारे स्टेट में ना ऐसा करना क्राइम है, और कई बार क्या होता है लोकल लॉज भी बने होते हैं, भाई ये यहां लोकल लॉ है, यहां का लोकल कानून है कि यहां पे ऐसा नहीं करना, पर्टिकुलर किसी एक एरिया का। तो ये तीनों क्राइम होते हैं, तीनों कौन से एक्ट क्राइम होंगे कौन से नहीं होंगे वो या तो यूनियन गवर्नमेंट बताती है या स्टेट या फिर लोकल लॉज बताते हैं। क्यों ये लोग बताते हैं? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से बताने लग जाए कि भाई ये तो क्राइम है, तो कितने सारे एक्ट अलग अलग तरीके से, हर चीज, लाखों एक्ट क्या हो जाएंगे, हरकतें क्या हो जाएंगी, क्राइम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक सोसाइटी, जो क्राइम है वो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, वो सोसाइटी के अगेंस्ट हरकत होती है। तो सोसाइटी को जो रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, वो डिफाइन करते हैं कि वहां पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या चीज क्राइम होगी। हर एक इंडिविजुअल डिफाइन करने लग गया तो फिर तो अगर दो क्राइम होते हैं, दो दो एक्ट को क्राइम बता रखा है गवर्नमेंट ने, तो इंडिविजुअल तो हर दूसरे तीसरे को क्राइम डिक्लेयर कर देगा, वो तो सिविल एक्ट को भी क्रिमिनल एक्ट बना देंगे। इसलिए जो है कौन बनाते हैं? सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडीज, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये हमारा इस तरीके से क्रिमिनल लॉ सिस्टम चलता है।
जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम होता है, क्रिमिनल लॉ, यहां हम उसे पीनल लॉ भी कह देते हैं, वो बेसिकली तीन चीज में डिवाइड होता है। पहला होता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 में ये वाली एक्ट जो है वो बनकर एनेक्ट हुई थी, पार्लियामेंट कह लो, उस टाइम जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उन्होंने बनाई थी और फिर सोसाइटी के अंदर एनफोर्स हुई थी। इंडियन पीनल कोड ये क्या है, इसके अंदर सारे जितने भी एक्ट्स हैं उनको डिफाइन कर रखा है, जैसे मर्डर, हर्ट, किडनैप, है ना। तो इन सबको डिफाइन कर रखा है कि कौन सी चीज मर्डर होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी चीज हर्ट होगी, नहीं होगी। तो इन सबको डिफाइन करना कि कौन सी एक्ट ऑफेंस मानी जाएगी, कौन सी नहीं मानी जाएगी। साथ में इनकी पनिशमेंट क्या होगी, प्लस पनिशमेंट भी लिखी हुई है आईपीसी के अंदर, हर पर्टिकुलर एक्ट की, हर पर्टिकुलर ऑफेंस की। तो ये है आईपीसी, क्रिमिनल लॉ सिस्टम का सबसे फर्स्ट चीज क्या, आप पहले उस एक्ट को, उस हरकत को पहचानो तो कि वो कौन सी हरकत की है जो कि ऑफेंस माना जाएगा। जब ऑफेंस मान लिया गया है तो फिर क्या होगा, फिर सीआरपीसी काम करेगी। सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर है ये। प्रोसीजर क्या, जब पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस इंडिविजुअल को जिसने कुछ रॉन्ग किया है, जिसने ऑफेंस किया है, जिसे अक्यूज्ड कहते हैं, उसको जब पकड़ के कोर्ट के आगे लाती है तो फिर प्रोसीजर कोड बताएगा कि किस प्रोसीजर के थ्रू कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलेंगी। ऐसे तो है नहीं कि भाई अपनी मन मर्जी से चल रहा है कि चलो अब तेरे को ये कर देते हैं, अब तेरे को फांसी दे देते हैं, अब ऐसा नहीं। एक प्रोसेस डिफाइन है कि आप सबसे पहले उसको लाओगे, आप उसको ये करोगे, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आप उसकी इंक्वायरी होगी, फिर ट्रायल चलेगी, ताकि एक स्टेप बाय स्टेप डिसाइड किया जाए कि वो बंदा, वो अक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है, या नॉट गिल्टी। अब इसी प्रोसेस में थर्ड क्रिमिनल लॉ का थर्ड पिलर आ जाता है जो कि है एविडेंस एक्ट। कौन सी चीज, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन सी स्टेटमेंट्स या कोई भी चीज को हम एविडेंस मानेंगे कोर्ट के अंदर ताकि उसकी गिल्ट तक पहुंचा जा सके या नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीज एविडेंस एक्ट बताती है। एविडेंस एक्ट का कब है, 1872। तो इस तरीके से हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम स्टार्ट होता है। अब आप एक बार आ जाओ, थोड़ा आईपीसी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि आईपीसी सबसे बड़ा जो है, आईपीसी ये जो है मेन क्रिमिनल कोड है, इसके अंदर सबसे ज्यादा डेफिनेशंस दे रखी हैं ऑफेंस की। अब आईपीसी मैंने आपको बताया, इसके अंदर ऑफेंस डिफाइन है, साथ में उसकी पनिशमेंट डिफाइन है। एक मैंने बताया था आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वो क्या है, वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है क्रिमिनल लॉ का। तो आईपीसी क्या है, आईपीसी के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, हर एक्ट को डिफाइन कर रखा है। तो इसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल एस्पेक्ट मतलब जहां पे हर चीज डिफाइन कर रखी हो ना पर्टिकुलर एक्ट को, कि ये एक्ट ये है, ये इस तरीके के एक्ट को ऐसा ऑफेंस बोला जाएगा, जहां सिर्फ डेफिनेशन चलती है, डेफिनेशन बताया जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसको सब्सटेंशियल बोला जाता है।
आईपीसी कब ड्राफ्ट हुई थी? ड्राफ्ट हुई थी 1860 में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1860 में ड्राफ्ट हुई थी। कब ड्राफ्ट और ड्राफ्ट करने के बाद ये केम इनटू फोर्स कब आई थी, लागू कब हो गई थी अपने देश में? 1862। अब जब ये ड्राफ्टिंग इसकी हो रही थी तो किसने कहा था, किसने रेकमेंडेशन दिया था? रेकमेंडेशन किसकी थी कि भैया एक पीनल कोड होना चाहिए पूरे इंडिया में? फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रेकमेंडेशन आई थी। कब? चार्टर एक्ट 1833 की वजह से लॉ कमीशन बना था, तो उनकी रिकमेंडेशन थी कि एक पीनल कोड होना चाहिए, तो 1860 में ड्राफ्ट कर लिया गया था। किसने ड्राफ्ट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके जो चेयरमैन थे, वो आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस बंदे थे, थॉमस मैकाउले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके क्लैट एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। थॉमस मैकाउले चेयरपर्सन थे जिन्होंने आईपीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 1862 में ये केम इनटू फोर्स, ये आ गया था, फोर्स में आ गया था। रेकमेंडेशन थी फर्स्ट लॉ कमीशन की, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग बना था। 8 कर लो। अब ये हमारा क्रिमिनल लॉ का आपने आईपीसी समझ लिया। अब समझो कि क्रिमिनल लॉ का मैकेनिज्म क्या है, मशीनरी क्या है। क्रिमिनल लॉ काम कैसे करता है? सबसे पहला स्टेप, जो भी एक्ट हुआ है उसको फाइंड करना कि वो कौन सा ऑफेंस के अंदर है। फिर क्या होगा? फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। उस ऑफेंस की, उस क्राइम की। फिर क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है भी हाँ कुछ गलत हुआ है, तो क्या होता है? एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब पकड़ना ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल। जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ना, भाई पकड़ो, उसने कुछ गलत किया सोसाइटी के अगेंस्ट, ऑफेंस कर रखा है, क्राइम कर रखा है। पकड़ने के बाद क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। भाई इस क्रिमिनल के अगेंस्ट एविडेंस तो कलेक्ट कर लो, क्योंकि हमें इसे सजा देना है। सजा ऐसे ही आप आंख बंद करके नहीं दे सकते, आपको एविडेंस बेस पे सजा देनी होगी। फिर क्या होता है? फिर डिटर्मिनेशन होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट या इनोसेंस। भाई वो गिल्टी था भी नहीं था, एविडेंस देख के पता करेंगे कि वो गिल्ट, उसने गिल्ट कुछ गलत कर रखा है, नहीं कर रखा, या वो इनोसेंस था, मासूम था। और अगर वो गिल्टी था तो क्या होगा? फिर डिटर्मिनेशन होगी, मतलब पता किया जाएगा, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कि पनिशमेंट कितनी देनी है, पनिशमेंट ऑफ द गिल्ट। भाई जैसा गिल्ट होगा, जैसा क्राइम होगा, जैसा ऑफेंस होगा, जितना उसने गलती कर रखी होगी उसी हिसाब से सजा मिलेगी। ऐसे नहीं है कि गलती भाई कर रखी थी, 500 रुपये फाइन की और आप उसको फांसी चढ़ा दोगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। ऑफेंस को डिफाइन करके इन्वेस्टिगेशन होगी क्राइम की, सस्पेक्ट को पकड़ा जाएगा, एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, फिर पता किया जाएगा वो गिल्टी था या नहीं था और कितने लेवल का गिल्टी था, उसी हिसाब से पनिशमेंट होगी।
ये एक मशीनरी है। इस तरीके से क्रिमिनल लॉ वर्क करता है, फंक्शन करता है। अगर आप ये सारी चीज समझे हैं कि भाई हाँ ठीक है ऐसे होता है, क्रिमिनल लॉ मशीनरी इस तरीके से चलती है, तो साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, और ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्रिमिनल लॉ के अंदर। मैं लिख देता हूं पहले, क्रिमिनल लॉ के अंदर, कि ए ने कोई ऑफेंस किया, तो क्रिमिनल लॉ के भी हम अंदर पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। कब क्रिमिनली लाइबल हो गया, मतलब आपको कब माना जाएगा कि हां आपने क्राइम ही किया है, कब डिटर्मिनेशन है, वो एक हम लास्ट एस्पेक्ट पढ़ रहे थे, ये देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस, पॉइंट नंबर 5। तो वो डिटर्मिनेशन करी कैसे जाती है कि भैया हाँ आप गिल्टी हो, आपने गलत काम किया है, वो डिटर्मिनेशन होती कैसे है, वो क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स पे होती है। और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, सबसे मेन प्रिंसिपल आप समझो कि वो होता कैसे है, डिसाइड कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि उसने ऑफेंस किया है कि नहीं किया, मतलब उसने जो हरकत करी है, जिसे हम कह देते हैं एक्ट, वो गिल्टी है या नहीं है, गिल्टी एक्ट किया है कि नहीं किया। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं एक्टस रियस, एक्टस रियस। एक्टस रियस प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें यह पता करना होगा जो एक्ट है, वो जो हरकतें हैं, फिजिकल एस्पेक्ट जो है क्राइम का, वो गलत है या नहीं है, वो ऑफेंस में आता है या नहीं आता, या वो ऑफेंस में नहीं आता था। ऑफेंस हमने आईपीसी के अंदर डिफाइन कर रखा है, मर्डर। अब जो उसने एक्ट किया है वो मर्डर है ही नहीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यानी कि उसका जो एक्ट है, फिजिकल नेचर है, वो माना ही नहीं जाएगा मर्डर। मर्डर मान लो एग्जांपल देके, मर्डर क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल पे समझो, नहीं अभी बिल्कुल आपको आईपीसी की डेफिनेशन के हिसाब से नहीं। मर्डर मान लो कि अगर ए पर्सन बी पर्सन का क्या करे, ह्यूमन का होमिसाइड करे, मार दे। एक होमिसाइड मतलब किसी इंसान को मार देना, होमिसाइड मतलब ह्यूमन को मारना। एक इंसान दूसरे इंसान का होमिसाइड कर दे, मार दे, तो उसे मर्डर कहते हैं। तो आप देखोगे उसकी हरकत से क्या कोई दूसरा इंसान मरा है, अगर मरा है तो हां भाई उसने फिजिकली तो मारा है। अब पॉइंट नंबर बी, सेकंड पॉइंट नंबर बी नहीं, इसको सेकंड पॉइंट कर लो। सेकंड पॉइंट प्रिंसिपल के अंदर, अच्छा ये दोनों पॉइंट समझोगे तभी जाके क्रिमिनल लॉ की प्रिंसिपल पूरी काम करती है। पहला इज एक्टस रियस, दूसरा इज मेंसरिया। मेंसरिया मतलब माइंड का, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। भाई उसकी फिजिकल एक्ट तो ऐसी थी, उसने अपनी बॉडी को हिला के किसी दूसरे इंसान को तो मार दिया, मर गया, क्या वो मारना चाहता था कि नहीं चाहता था, मतलब अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ एक बार। मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है मेंसरिया, ये क्या कहता है, ये कहता है कि उस इंसान की, ए ने बी को मारा तो ए की इंटेंशन भी होनी चाहिए थी, मन में मारने की इच्छा भी होनी चाहिए थी, या नॉलेज होनी चाहिए थी कि भाई मैं जो हरकतें करने जा रहा हूं उससे कोई दूसरा इंसान मर सकता है, इतनी अगर नॉलेज भी है। मारना नहीं चाहता था लेकिन पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे इंसान की जान जा सकती है, वो भी सफिशिएंट होता है। तो ऐसे माइंड के स्टेट को मन में होना, वो कहता है मेंसरिया। अब आप एग्जांपल समझो, ए बंदा है कहीं, ए और बी पुल पे खड़े हैं, कहीं पहाड़ पे खड़े हैं, और ए का पैर फिसल जाए, स्लिप हो जाए,
और स्लिप होते होते क्या नाम है, ए ने अपने आप को बचाने के लिए बी का पैर पकड़ लिया, उसकी शर्ट पकड़ ली, और अपने आप को बचाते बचाते ए तो बच गया, लेकिन बी पहाड़ के नीचे या पुल से नीचे गिर गया। अब ए की जो एक्ट थी, हरकत थी, ए की हरकत की वजह से ही, एक्ट की वजह से ही तो बी मारा है। तो ए की एक्ट की आप, हाँ, तो एक्टस रियत तो हो गया। लेकिन क्या मैंसेरिया भी था क्या? ए मारना ही चाहता था क्या भाई? ये तो एक्सीडेंट हो गया ना, मारना थोड़ा चाहता था। ये तो गलती से कोई इंसान मर गया, पैर फिसल गया, अपने आप को कोई पत्थर नहीं आ पाया, रस्सी नहीं आ पाई बचाने के लिए, अगले इंसान का पैर पकड़ लिया, शर्ट पकड़ ली, पैंट पकड़ ली, और वो दूसरा इंसान फिसल के गिर गया और वो मर गया। तो यहां मैंसेरिया नहीं था, ना ही तो इंटेंशन थी और ना ही नॉलेज थी, है ना। तो ये दोनों जब चीजें होती हैं तभी क्राइम कंप्लीट माना जाता है, और तभी डिटर्मिनेशन होती है। किसकी डिटर्मिनेशन होती है कि इंसान गिल्टी है या नहीं, वो सच में गुनहगार है या नहीं। तो ये दो चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो सजा दिलवा रहे होते हैं पुलिस ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन के वकील साहब, प्रोसिक्यूशन मतलब सजा दिलवाने वाले, सजा दिलवाने वाले या तो वकील, अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, वकील हैं तो, या फिर पुलिस वाले ही एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इनको दोनों चीज कोर्ट में प्रूफ करनी होगी। क्या? एक्टस रियस वाला पार्ट भी प्रूफ करना होगा कि भाई हाँ, इसकी एक्ट की वजह से ही मर्डर हुआ है। साथ में मैंसेरिया भी प्रूफ करना होगा, मैंसेरिया, कि भाई हाँ, मारना भी चाहता था, मन भी था। अब एक लैटिन में एक मैक्सिम है, मैक्सिम मतलब एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाता है। मैंसेरिया को डिफाइन करने के लिए वो मैक्सिम बनी हुई है। क्या मैक्सिम है? एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी, यहां पे रुको एक बार, एक्टस नॉन फैसिट रियम, आर ई यू नहीं आया ना, यू एम, नीसी सिट रिया, एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी सिट रिया। अब ये क्या कहता है? ये लैटिन में लिखा हुआ है, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग है द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी। कोई भी एक्ट किसी इंसान को, एक पर्सन को गिल्टी नहीं करता, अनलेस, जब तक द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी, जब तक मन भी गिल्टी ना हो। खाली एक्ट, हरकत किसी इंसान को गिल्टी नहीं ठहराती, उसका माइंड भी होना चाहिए, जब तक उसका माइंड उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये एक मैंसेरिया से रिलेटेड लैटिन मैक्सिम था, इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कई बार, आप इसको थोड़ा ध्यान देना। एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी नीसी सिट रिया, ठीक है। तो ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका मतलब है खाली एक्ट एक इंसान को गिल्टी नहीं ठहराती, साथ में माइंड, जब तक माइंड उसका ना हो। तो ये आज का हमारा क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन क्लास थी, टॉपिक 1 क्रिमिनल लॉ चैप्टर से रिलेटेड। क्रिमिनल लॉ को हम ऐसे ही आगे, अभी सारे जितने टॉपिक हैं उन सबको हम समझेंगे, टॉपिक वाइज सारा क्रिमिनल लॉ कवर किया जाएगा, सारा जितना सिलेबस है अपना क्लैट का सब कवर होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पिनाका लॉ सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।